मैं शरद जोशी गुजरात प्रांत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मंत्री संचालक हूँ। हम समिति के द्वारा 23वां अखिल गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचारक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। कल 9 तारीख को सम्मेलन का उद्घाटन महात्मा गांधी स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री डॉक्टर हेमचंद्र वैद करने वाले हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर हेमचंद्र वैद जी उपस्थित है। हम उससे बातचीत करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वैद जी, हम आपसे पूछते हैं कि वर्धा समिति की स्थापना महात्मा गांधी ने 1936 में की और उसका इतिहास संक्षिप्त में हमें बताओ तो हम प्रेक्षकों को बता सके। नमस्कार। बात ऐसी है कि जब हम यहाँ हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं तो सभी लोग राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं। सभी लोग हिंदी के प्रति अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपनी ममता दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो है गांधी जी ने किया इस क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में। बात ऐसी है कि नमक का सत्याग्रह जो है वह जब समाप्त हुआ तो वे सोचने लगे कि नमक का सत्याग्रह हमने किया तो मैंने अनुभव किया, ऐसा गांधी जी कहते थे कि डॉक्टरों ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी, शिक्षकों ने अपनी शिक्षकी छोड़ दी, अपने वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। बहुत सारे समाज सेवी इस हिंदी के आंदोलन में जुड़े और उन्होंने सत्याग्रह नमक के इससे एक सीख ले ली कि इसके लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमें यह ज़रूरी है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कोई एक भाषा देश में होनी चाहिए और वह हिंदी ही हो सकती है। ऐसा सोचकर एक हिंदी का बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया और उसके लिए 4 जुलाई 1936 में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया। यह गठन, इसके साथ एक दूसरी बात भी जुड़ी हुई है कि गांधी जी ने जब ऐसी एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक संपूर्ण स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक वे साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसका लाभ जमनालाल जी बजाज, जो देशभक्त थे, बापू के 5वें पुत्र माने जाते थे, उन्होंने आग्रह किया कि आप शेगांव में, वर्धा में आइए, शेगांव में आइए। एक शेगांव वर्धा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा गांव था। बापू के आने के बाद उसका नाम सेवाग्राम के नाम से वो पूरे देश में, विदेश में और पूरी दुनिया में व्याख्यात नाम हो गया है। बात ऐसी है कि उन्होंने राष्ट्रभाषा का गठन किया। उसमें जमनालाल जी बजाज, काका कालेलकर, लोकमान्य, और उसके साथ अपने ये क्या कहते हैं, राजेंद्र बाबू भी थे, राजेंद्र टंडन जी भी थे, उसके बाद काका साहब कालेलकर, टंडन जी, वियोगी हरि, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने यानी श्रद्धा से, ताकत से, अपने विचारों से सब एक होकर हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सब लोगों ने अपना प्रयत्न अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से किया और इस तरह हिंदी राष्ट्रभाषा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना वर्धा शहर में हुई 4 जुलाई 1936 में। बहुत अच्छा बात आपने जानकारी दी। महात्मा गांधी से लेकर 36 में यह हुआ। 36 से यह संस्था काम कर रही है। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संस्था के रूप में, प्रचार के रूप में, विस्तार के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार और विस्तार हो रहा है। और उसमें आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का कार्य क्षेत्र और भी बढ़ सकता है? देखिए, बात ऐसी है
कि हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि स्वातंत्रोत्तर हिंदी का एक जुनून था सब लोगों के ऊपर, हिंदी का एक जुनून था सब लोगों के ऊपर, और इसीलिए कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर सब लोग हिंदी में चर्चाएं करते थे, हिंदी में बातें करते थे, हिंदी में बोलते थे, और उसमें उनको देशभक्ति का एक अभिमान लगता था, स्वाभिमान लगता था। लेकिन अब ऐसा है, उस समय एक फेज था, धीरे धीरे देश का अलग अलग तरीकों से विकास होते रहा, विज्ञान ने प्रगति की, भाषा के क्षेत्र में प्रगति हुई, अनेक बड़ा बाजार हिंदी के माध्यम से बढ़ा, और इसी तरह से बहुत विकास तो हुआ देश का, इसको तो हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें भी पिछड़ गई। बात ऐसी है कि उसमें पहले जो हिंदी का प्रभाव था, उस क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं दीमक लग गया कि अंग्रेजी ने मैं दीमक इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेजी ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, और अंग्रेजी जो है वो देश की आज के समय पर, लोग भले ही बोलते नहीं है, पर वो शान बन गई है। आज सर्वसामान्य छोटा मोटा काम करने वाली महिलाएं जो है, या उनके परिवार के लोग जो है, वे भी आज बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पढ़ाने भी चाहिए, लेकिन कोई हिंदी ने अंग्रेजी का विरोध किया ऐसी बात नहीं है। भाषा के रूप में आप सभी भाषाएं सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र की जो लोक भाषा है या वहाँ के व्यवहार की भाषा है, उसको स्वीकार करना कोई बुरी बात तो है नहीं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है कि ऐसा कहते हैं ना, मैंने तो अपने एक कवि ने कहा है कि क्यों मिश्री को छोड़ हुए हो गुड़ पर राजी, छोड़ सुधा को क्यों न प्रेम से पीते कांजी, कल्पद्रुम को छोड़ सींचते क्यों करीर को, कुक्कुड़ को कर दूर पालते क्यों न कीर को, हाय मैं किस भाषा से बुरी, अपने ही हाथों से मुझे मत मारो छुरी। ऐसे हिंदी की पुकार है। बड़े बड़े लेखकों ने, कवियों ने हिंदी का यानी गुणगान गाया है, क्योंकि राष्ट्र में एकता के लिए किसी एक भाषा का, एक राष्ट्रभाषा का जरूरी है होना। इसीलिए पंडित रामेश्वर दयाल दुबे जो थे हमारे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के, वो परीक्षा मंत्री जी थे। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने हिंदी गीत लिखा है जो आज सभी जगहों पर हिंदी दिवस पर मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रभाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एकता, अखंडता, इस बातों के लिए हिंदी की नितांत आवश्यकता है। अभी हिंदी को जो राजमान्यता मिली है वह राजभाषा के रूप में मिली है, कार्यालयीन हिंदी के रूप में हम उसे स्वीकार करते रहे। लेकिन लोग, कोई बोलता नहीं कि कार्यालयीन हिंदी है या ये है। सब लोग हिंदी में ठीक से बोलते हैं, अपने व्यवहार करते हैं। आज बाजार जो हमें दिखता है पूरे दुनिया में, उसमें हिंदी के बाजार का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। सही बात है। ऐसे तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने वर्धा ने हिंदी दिवस की शुरुआत की, विश्व हिंदी सम्मेलनों का श्री गणेश किया, विश्व हिंदी दिन की भी शुरुआत भी समिति के द्वारा हुई। आज 12 से ज़्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन हुए, उसमें से 3 भारतवर्ष में हुए, बाकी विदेश में हुए। तो ऐसी परिस्थिति होते हुए भी मुझे लग रहा है कि अभी भी हमें हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक ले जाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, कई बाधाओं को भी हमें जुझुमना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति क्यों है? नहीं, बात ये है
कि मैं अपना एक मैंने समझा है जैसे कि पहले स्वतंत्रता लेनी थी, आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाई की, आंदोलन किए, देश के नेताओं ने बड़े बड़े, उन्होंने बहुत जी जान से लड़कर इस देश को आज़ाद किया। राजनीति, सामान्य जनता और राजनीति को लेकर चलने वाले लोग, इसमें थोड़ा फर्क है। कुछ लोग जो है वो, उन लोगों ने हिंदी को अपनाया, ये बात ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग उसे स्वीकार करने में हिचक कर रहे थे। कुछ लोग उसके साथ साथ हिचक कर रहे थे। बात ऐसी है कि पहले जो नौकरियां करने वाले लोग हैं, देश का जो स्ट्रक्चर जो बना, संसद बनी, सांसद चुने गए, देश के अपने ये बाकी प्रांत के लोग, नेता चुने गए, उनका शासन चला, राज्य हो गई, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सब ये राजकीय बातें हो गई। लेकिन सर्विस करने वाले, सेवा देने वाले, शासकीय नौकर, कर्मचारी, कार्यकर्ता, मानधन लेने वाले, ये सब लोगों को जो वेतन मिलने लगा धीरे धीरे, तो आज की परिस्थिति में आप देखते हैं कि एक सर्वसाधारण नौकरी वाले को भी इतना वेतन मिलता है कि उसका जो क्राइटेरिया है वो अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लेता है ठीक से, और सामाजिक कामों में लगा रहता है, थोड़ा बहुत कुछ सेवाएं देता है वो। तो इसमें ऐसा अनुभव आया कि उसका मन जो है या तो अपनी घर गृहस्थी या थोड़ा लोगों के साथ कोई चर्चा वार्ता, लेकिन बाजार की भाषा के रूप में हिंदी का बोलबाला आज भी बढ़ते गया है, कम नहीं हुआ। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी ने बाजार दिया विश्व भाषा को, विश्व भाषा की दिशा में हिंदी ने बाजार दिया। कई विदेशी लोग, कई दूसरी दुनिया के लोग, अपने विश्व के लोग जो बाजार की दुनिया में आए, उन्होंने ऐसा देखा कि अपने देश में बहुत सारी यानी व्यापारिक एक्टिविटीज जो है जिसको अपनी ये चल सकती है, तो उन्होंने देखा कि हिंदी का माध्यम सर्वत्र सफल रहेगा, और उन्होंने हिंदी को अपनाकर, पहले तो अंग्रेजी में कहा तो उसकी मांग ही कम हो गई, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं उस समय। आज लेकिन ऐसा है कि वेतन बहुत मिलता है, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति के प्रति लोग आगे बढ़े हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो हिंदी की पुकार में कहा ही है मैंने कि क्यों मिश्री को छोड़ हुए हो गुड़ पर राजी, इसका मतलब सुधा को छोड़कर क्यों पीते हो कांजी। ये इसके पीछे की देश प्रेम जगाने के लिए कवि ने ये बातें कही है। जब तक हमारे मन में अपना राष्ट्र है, अपने राष्ट्र के प्रति, उसी तरह से अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति उसके मन में जो आस्था निर्माण होगी, तो वही अपनी भाषा, अपना देश, अपनी संस्कृति के प्रति वह सच्चाई से उसके प्रति आग्रही भूमिका रखेगा, बोलेगा। इसी तरह से मुझे लगता है हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और हिंदी अब राजभाषा है भले, लेकिन राष्ट्रभाषा होगी ही, ऐसे मेरी यानी मेरा आत्मविश्वास है। ये बात अच्छा है, बिल्कुल बात सही है कि हम भी राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहते हैं। और इसके लिए मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें गुजरात का प्रतिनिधित्व कैसा रहता है? कार्य समिति में भी
गुजरात के प्रतिनिधि रहते हैं, व्यवस्था समिति में भी गुजरात के प्रतिनिधि रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि समिति में गुजरात का योगदान कैसा रहता है? सर, बात ऐसी है कि गुजरात का योगदान तो हम भुला ही नहीं सकते। विद्यार्थी संख्या से लेकर, क्योंकि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति परीक्षाओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करती है, शिविरों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करती है, अलग अलग जगह पर सभा सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करती है। तो इसमें एक नंबर पर गुजरात है। मैंने देखा है कि गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में अनेक वर्षों से आते जाते रहा हूँ। इनके कार्यक्रमों में आप लोगों के देखा है मैंने कि जी जान से लोग प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और संख्या बल से भी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में बैठाते हैं परीक्षाओं में। और उन्हें देश की ज़्यादा चिंता है, भाषा की ज़्यादा चिंता है। ऐसा उनके कार्यक्रमों में से, उनके व्याख्यानों पर से, या उनके कार्यक्रमों में, व्याख्यानों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, भाषणों में जो हिंदी प्रेम दिखाई देता है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात राज्य में एक आत्मबल बढ़ाता है वह हिंदी प्रेम। इसलिए मैं उनके प्रति तो अपनी सद्भावना तो व्यक्त करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हिंदी प्रेम और वृद्धिंगत हो। आपने सही बात कही, आप संकोचवश बोल नहीं पाए, पर मैंने खुले दिल से, खुले मन से कहा कि हिंदी एक नंबर पर हिंदी का काम करने वाली गुजरात है। सही बात है। अब प्रयत्न करते हैं कि गुजरात भी, आपने कहा कि विद्यार्थी संख्याओं में प्रथम नंबर पर है, अब प्रथम नंबर पर रहे ऐसी आशा रखते हैं। और हम यह भी चाहते हैं आपसे कि हम गुजरात में जो जो कार्यक्रम करते हैं, जो जो परिस्थितियों को देखकर जो आयोजन करते हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है। अब चाहते हैं कि और भी गुजरात अच्छी तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उससे ज़्यादा उसका विस्तार हो, हिंदी की जन जन तक हम पहुँचे, हिंदी को राष्ट्रभाषा तक पहुँचाने में मददरूप हो सके, विश्व भाषा बनाने में हम कितने सार्थक हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। उसके लिए आप हमें क्या सूचन करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का आकर्षण जो है वह अंग्रेजी की तरफ, कॉन्वेंट कल्चर जिसको कहेंगे, उसके तरफ बढ़ा है। लेकिन आप देखते हैं कि वो बहुत बोलता होगा अंग्रेजी में बाहर मित्रों में, लेकिन घर में अपनी जो बोली भाषा है, प्रांतीय भाषाएं अपने अपने प्रांत में बोलते हैं, लेकिन वहाँ से जब बाज़ार में आता है, शहर में आता है, अपने मित्रों में आता है, तो उनके साथ जो है वो तो हिंदी में, यानी हिंदी अब लोक भाषा के रूप में, यानी सार्वजनिक जीवन में सबके घुल मिल गई है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हम अपनी प्रांतीय बोलियां, अपनी भाषाएं भूल गए, ऐसा नहीं। हिंदी का किसी भी भाषा से विरोध नहीं है, वो तो अपने अपने परिवार की वो सभी अपनी भाषा भगिनियाँ हैं, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाली एक भाषा जो देश को एकता, अखंडता में जोड़ती है, वह है हिंदी भाषा। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बड़े सद्भाव के साथ बोली जाती है। इसीलिए मैं समझता हूँ हिंदी सब प्रांतों में अपना मैत्री बढ़ाने वाली भाषा बनी है। तो सही बात है, बिल्कुल। हम यह चाहते हैं कि हम कैसे कार्यक्रमों करने चाहिए कि जिससे एक हिंदी का विस्तार बढ़े और हिंदी के प्रति एक आकर्षण बढ़े। देखिए, हर चीज में एक समय रहता है। अभी अंग्रेजी का प्रभाव है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जैसा सूरज है ना, 12 बजे तक बढ़ते रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसका उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। तो धीरे 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 धीरे
मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अंग्रेजी भी के स्थान पर हिंदी उसका स्थान ले लेगी और हिंदी आपको सर्वत्र मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वैद्य जी, हम जानना चाहते हैं कि समिति के द्वारा हम्म, पिछले 75 वर्ष से अब गुर्जर राजवीड़ा का प्रकाशन करते हैं। आप उसके पाठक भी है, आप उसके लेखक भी है और आप उसके आलोचक भी है। अब जानना चाहते हैं कि गुर्जर राजवीड़ा के बारे में आपकी क्या राय है और हमें और भी अच्छा बनाने के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव कर कर नहीं, पर ऐसा मुझे लगता है कि हम भी एक विशिष्ट तारीख पर राह देखते रहते हैं कि पत्रिका आएगी, हम पढ़ेंगे। यानी उसने ललक एक निर्माण कर दी है पहले, जो पहले की अपेक्षा अब जो दिखाई देती है पिछले कई वर्षों से, तो वो अच्छा साहित्य परोसती है, जो हमें सद्भाव की ओर ले जाता है, जो हमें मित्रता की ओर ले जाता है, जो हमें हिंदी के माध्यम से हमारा आत्मबल बढ़ाता है। इसलिए पत्रिका बहुत अच्छी है, संपादन बहुत अच्छा है, अशुद्धियाँ नहीं रहती उसमें। भले ही गुजरात में छपती है, लेकिन उसका हिंदी का कोई दोष रहित है वो पत्रिका। और अच्छे अच्छे लेखकों की उसमें जो लेख रहते हैं, कविताएं रहती है, अनुवाद छपता है, और इसीलिए वह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आए कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि ये गुर्जर वीणा जो है, यह पत्रिका की सदस्यता संख्या भी बढ़ी होगी, ऐसा मुझे लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यह आपने हमें बताया, उसके लिए हमें आनंद है। और मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि समिति के संस्थापक स्वर्गीय जेठालाल जोशी थे और वो भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जी जी आजीवन सदस्य रहे, जी जी। कार्य समिति के भी सदस्य रहे और आप सबसे जुड़े रहे। आपका सीधा संपर्क शायद उनके साथ हाँ, हो और कोई उनका संस्मरण हो, ऐसा कुछ बात हो जो आप उनके बारे में कुछ कह सकते हो, तो हमें बताओ। मुझे जो याद है, अब वो बहुत साल बीत गए हैं उसमें। तो रामेश्वर दयाल दुबे जी भी थे उस समय, वो अक्सर आया जाया करते थे। और मुझे लगता है कि ये सरसपुर 4 रास्ता के वहाँ पर कोई ऊपर कौन रहते थे उस समय, मुझे अभी याद नहीं है किनके यहाँ मैं आता था उस समय। तो हाँ, 2-3 बार मेरा उनसे कोई अपने हिंदी के प्रचारक या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे थे, तो ऊपर की मंजिल पर रहते थे। तो दुबे जी ने मुझे 2 बार लेकर गए थे वहाँ पर और उनसे अच्छी चर्चा की थी। तब हमारे साथ ये जोशी जी भी थे। तो वो ऐसे सेवाभावी थे कि 24 घंटे हिंदी के सिवा कुछ सोचते नहीं थे। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं, इनको हम पायोनियर कहते हैं। 24 घंटे उनको नींद में से भी उठाया तो भी वो हिंदी का ही प्रश्न, हिंदी की समस्या को लेकर, हिंदी के बारे में बोलेंगे। यानी ऐसे रचे बसे हिंदी में ऐसे दुर्लभ लोग हो गए, तो उसमें हम जोशी जी का नाम लेते हैं। मेरे लिए वो बड़े श्रद्धालु थे, श्रद्धेय बिल्कुल थे, सही बात इसलिए है। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को, कि ऐसे लोग, अब उसका अकाल पड़ गया है, क्या करें। सही बात। बिल्कुल, आपने जोशी जी के बारे में और जो श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि दी है, उसके लिए हम आपका आभारी है। और आज के कार्यक्रम के लिए आपने जो समय निकाला और हमें मार्गदर्शन दिया, हिंदी के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की, इसके लिए हम आपको तहे दिल से, हृदय से आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन देते हैं और धन्यवाद प्रदान करते हैं। बस जी, एक आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हम्म, कि वर्धा समिति का जो पाठ्यक्रम रहता है परीक्षाओं में, वो कई वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह राष्ट्रीय नीति के अनुसार भी राष्ट्र की नीति
के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में भी परिवर्तन आ रहे हैं, नई नई विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगले वर्षों में, अगले दिनों में भी समिति का जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन हो सकता है या होने वाला है, उस पर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में बाल भारती नाम की एक संस्था है सरकार की, तो जो पाठ्यक्रम तैयार करने से लेकर, पाठ्यक्रम बनाने से लेकर, पुस्तकें तैयार करने से लेकर काम करती है। तो उनके कुछ लोगों से मैंने बात की, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति और अभ्यासक्रम संशोधन मंडल में अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने ऐसा देखा कि हिंदी भाषा समिति का अध्यक्ष रहा हूँ मैं, तो उसके लिए अपना पाठ्यक्रम जो है हमने बदलना चाहिए। अब 40-50 साल हो गए हैं, इतने वर्षों तक पाठ्यक्रम बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे विद्यार्थी संख्या पर परिणाम होते जा रहा है धीरे धीरे। और नई शिक्षण पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति जो है, उसको पकड़कर हम अच्छा, तो उन लोगों को मैंने विनती की है कि राष्ट्रभाषा कोई मान दे और ये तो नहीं। तो बड़ी खुशी से उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार किया है कि हम किताबें, यानी रचनाएं और किताबें तैयार करने के लिए सब तरह से मदद करेंगे। तो हिंदी भाषा समिति के जो लोग काम करने वाले, जो सदस्य हैं, उनकी स्वीकृति मुझे मिल गई है। अब मैं उसकी योजना बनाकर आने वाले वर्षों में जल्दी ही पहले कोविद तक का पाठ्यक्रम बदल देंगे, उसके बाद राष्ट्रभाषा रत्न और आचार्य का। अच्छा जी, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि संस्था का कार्यक्षेत्र भारत के बाहर भी है, विदेशों में भी है। हाँ, तो विदेशों की परिस्थिति और भारतवर्ष की परिस्थिति में आप क्या देखते हो? बात ऐसी है कि विदेशों में हमारे भारतीय लोग गए हैं, और दूसरा विदेश में भी भारत की जो जड़ मूल जो है संस्कृति की, उसको जानने की उत्कंठा एक विश्व में निर्माण हुई है। ऐसा ही बात देखकर मुझे ये कहने में बड़ा आनंद है कि हमारे दुनिया में, पूरे विश्व में करीब करीब 22 देशों में जहाँ हिंदी मूल के लोग रहते हैं और दूसरे जो हिंदी प्रेमी हैं,